हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको एक ऐसी मुश्किल, ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा जो दहशतगर्दी फैलाने वालों के सामने मुंह उठाए खड़ी है। बहुत बड़ी मुश्किल है। सीरिया और इराक में दाइश, जिसे इस्लामिक स्टेट भी कहा जाता है, का प्रोजेक्ट नाकाम होने के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि तुर्की ने जिन टेररिस्ट्स के लिए सीरिया और इराक में गड़बड़ी करने के लिए दरवाजे खोले थे, इस उम्मीद में कि इन दोनों मुल्कों में कब्ज़ा होने के बाद कुछ उसका फ़ायदा होगा, अब इन दोनों मुल्कों में अक्सर इलाके दाइश आतंकवादियों से खाली कराने के बाद सवाल यह है कि जिन यूरोपीय मुल्कों ने ट्रेनिंग देकर यहाँ आतंकवादियों को भेजा था, वो उन्हें वापस क्यों नहीं ले रहे, और ख़ुद तुर्की, जिसने इन दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोले थे, अब उन्हें अपने यहाँ रखने में क्यों घबरा रहा है। आपको बता दूं कि हाल ही में दाइश के सरगना अबू बकर बगदादी के मारे जाने का अमेरिका के ज़रिए दावा किए जाने के बाद तुर्की में उसकी बीवी और बेटी की गिरफ्तारी की खबर है, और उनके अलावा बहुत से दाइश के आतंकवादियों की धरपकड़ जारी है। आपको ये खबरें कहीं नहीं मिलेंगी, ख़ास तौर पर जिन सरकारों का काम ही दूसरे मुल्कों में आतंकवाद को बढ़ावा देकर अपने मुखालिफ सरकारों को गिराना और परेशान करना होता है, उनका मीडिया ये सब खबरें नहीं दिखाना चाहता और ना ही आपको दिखाएगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हकीकत पहुंच सके। अब खबर यह है कि इन दाइश के बचे खुचे आतंकवादियों, उनकी बीवियों और बच्चों को, जो उनके नागरिक हैं, यानी यूरोपीय मुल्कों के नागरिक हैं, अरब मुल्कों के नागरिक हैं, ज़्यादातर मुल्क यूरोप के हैं, जो अपने यहाँ उन्हें वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीरिया का इदलिब शहर और बहुत से आतंकवादी जो अभी सीरिया के नॉर्थ सीरिया पर हमला किया था तुर्की ने, वहाँ से भी बहुत से गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है तुर्की के ज़रिए। ये सब और उनके बीवी बच्चे, एक एक आतंकवादी की कितनी बीवियां थीं, और बाकायदा कुछ लड़कियां तो जिहाद के नाम पर इन मुल्कों में आई थीं और उनकी एक तरह से खिदमत करना अपने आप को बहुत बड़ी बात समझ रही थी। वो वक्ती तौर पर शादियां हुई और बच्चे हुए, क्या क्या हुए, वो एक अलग बिल्कुल कहानी है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में वो औरतें और उनके बच्चे उन कैंपों में ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। अब उनको ना तो उनकी सरकारें, जहाँ के वो शहरी हैं, वो वापस नहीं लेना चाहते, और ख़ुद सीरिया और तुर्की भी इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। कुछ यूरोपीय मुल्क, ख़ास तौर से ब्रिटेन और फ्रांस, ने इन लोगों और उनके बच्चों और बीवियों की नागरिकता भी, यानी सिटीज़नशिप भी ख़त्म कर दी है, ताकि उनके पास स्वदेश लौटने का रास्ता ना रहे, यानी वो अपने मुल्कों को वापस भी नहीं जा सकते। साथ ही सारे ही अरब मुल्कों ने अपने उन शहरियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं जो दाइश में शामिल हुए थे। शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इन्हें वापस लेने के लिए तैयार हो। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं कि आतंकवाद खुद अपने आप में पॉलिटिकल मकसद हासिल करने के लिए एक औजार, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है दुनिया में। और ये एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि किस तरह से बहुत सी सरकारों ने अपने यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे करके सीरिया और इराक भेजा था, आतंकवाद करो, कब्जा करो, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन से कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करा लो जिससे कि नक्शे में कोई तब्दीली ना हो। यानी जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब था बनाने का, वो चकनाचूर हो गया। और दाइश को जिस तरह से रूस, ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया की और इराक की अपनी फ़ौजें, जिस तरह से उनको कुचल के बाहर निकाला है, बहुत से शहर आज़ाद कराए हैं, वो एक मिसाली काम है। और वो इन सारे इन मुल्कों का जो तमाशा था बशार अल असद की हुकूमत गिराने की कोशिश के तहत, और वहाँ पर कब्ज़ा
करने की कोशिश के तहत वो सब नाकाम हो गया और जिन मुल्कों ने आतंकवादी भेजे थे वो अब अपने आतंकवादी शहरियों को वापस नहीं ले रहे। उन्हें अपने यहाँ खतरा महसूस हो रहा है कि ये हमारे वापस आएंगे तो हमारे लिए खतरा बनेंगे। लंदन से छपने वाले अरबी जबान के रायल यौम अखबार के एडिटर अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि पहली बात तो यह है कि हम इन सभी लोगों की उनके मुल्कों में वापसी को सपोर्ट करते हैं, यानी हम उसका समर्थन करते हैं जो अपनी सरकारों के जरिए प्रोत्साहित और एनकरेज किए जाने की वजह से सीरिया गए थे। ये उस वक्त की बात है जब उनकी सरकारें सीरियाई सरकार का तख्ता उलटने के एजेंडे पर काम कर रही थीं। उन्हें इस मकसद के लिए अरबों डॉलर की रकम भी मिली थी। ये बहुत ही दिलचस्प है। लोग हिस्ट्री को भुलाना चाहते हैं। वो अभी जो कुछ 10-5 साल में हुआ है वो सब भूल जाना चाहते हैं, और लेकिन हिस्ट्री अपनी जगह नहीं बदलती, सिर्फ लोगों को याद दिलाना होता है। अब मैं उसके आगे जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अहम है। अतवान ने आगे सवाल किया है कि क्या हम फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के नाम से अमेरिका के जरिए बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन को भूल सकते हैं, जिसको तुर्की की सरकार, खास तौर से उस वक्त के तुर्क प्रधानमंत्री अहमद दाऊद ओगलू के भरपूर तालमेल और सपोर्ट से बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन में अरब मुल्क भी शामिल थे और यूरोपीय देश भी इसका हिस्सा बन गए थे। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 2012 में ट्यूनीशिया में हुई थी। कम से कम 65 मुल्कों पर आधारित, यानी 65 मुल्क इसमें शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सीरियाई सरकार को गिराना था। इसके लिए दुनिया भर से टेररिस्ट की भर्ती की गई और उन्हें हथियार और ट्रेनिंग देकर सीरिया पहुंचाया गया। ये आपको मैं बता दूं कि ये बात अक्सर लोग कह देते हैं कि साहब उर्दगान जो है वो शायद एक बहुत ही बड़े मुस्लिम नेता हैं, लेकिन आप इस बात को समझें कि जब ये टेररिस्ट इस्तांबुल का वन वे टिकट लेकर के आ रहे थे और सऊदी कौंसलेट से मिल करके और आगे बढ़ करके जो जाते थे सीरिया में और इराक में, ये वही हुकूमत है जिसने इन सबको रास्ता दिया था। और ये सरकारें जो 65 मुल्कों की सरकारें जो फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के नाम से बनी थी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उन मुल्कों से लोग आए थे। मैं खुद सीरिया गया हूँ 2011 में और 12 में भी, जब मैंने देखा है कि जब वहाँ की हुकूमत कहती थी कि 100 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ के लोग हैं जिनको उन्होंने पकड़ा है, दाइश के जो टेररिस्ट हैं, तो ये अब खुलकर के बात सामने आ रही है कि वो टेररिस्ट जो अब बचे हैं, उनके बीवियां, उनके बच्चे, वो कहाँ जाएं। कोई मुल्क उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा था बशार अल असद की हुकूमत को गिराने का, उसमें वो नाकाम हो गए। जो कब्जा करने का एजेंडा था ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो उसमें नाकाम हो गए। और ये नाकामी सिर्फ रूस, ईरान, हिजबुल्लाह और इन दोनों मुल्कों की अपनी फ़ौजें, उनकी सख्त मेहनत और पूरी कोशिश के साथ जिस तरह से उन्होंने इन आतंकवादियों को कुचला है, उसके बाद ही ये मुमकिन हो सका है। और ये 65 मुल्कों का ऑर्गेनाइजेशन अब मुंह देख रहा है खड़ा हुआ कि आखिर क्या हो। और इन आतंकवादियों को जिनको हमने ट्रेन करके भेजा था, अब वो वापस हमारे मुल्कों में आएंगे तो क्या कुछ करेंगे, इससे अब वो डरे हुए हैं। आगे अतवान कह रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिन दहाड़े कैमरों के सामने ये स्वीकार यानी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनके मुल्क से इस एजेंडे पर 90 अरब डॉलर की रकम खर्च की गई है। शायद इससे कई गुना ज़्यादा रकम सऊदी अरब और कतर ने खर्च की होगी। उस वक्त के कतर के प्रधानमंत्री शेख हमाद बिन जासिम ने ये एक्सेप्ट किया था कि उनके मुल्क ने अरबों डॉलर खर्च किए और $1 भी अमेरिका के साथ तालमेल के बगैर सीरिया नहीं भेजा गया। ये है हकीकत अमेरिका की, ये है अमेरिका के दोस्त मुल्कों की, जिन्होंने दूसरे मुल्क में हुकूमत गिराने के लिए टेररिस्ट का, आतंकवादियों का साथ दिया, उनको प्रमोट किया, उन्हें आगे बढ़ाया। अब वो सब पछता रहे हैं। ये बिल्कुल सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प है कि आपने दूसरे का घर जलाने की तैयारी की थी, अब आपको खतरा यह है कि हमारा घर जलेगा। और आपने सिखाया भी था, उन्हें हथियार भी दिए थे। अब
वो क्यों खौफजदा हैं, अब ये देखने की बात है। अब आगे अब्दुल बारी अतवान ये कह रहे हैं कि ये सारे लड़ाके यानी आतंकवादी और उनके परिवार, चाहे वो अरब हों, यूरोप के हों या रूस के हों, ये हक रखते हैं कि अपने देशों में वापस जाएं जहां से वे आए थे, उन पर मुकदमा चले और उन्हें सजाएं दी जाएं। अलबत्ता हमें उन मुल्कों में इन लोगों पर मुकदमा चलाए जाने पर ज़रूर हैरत होगी जिन्होंने अपने शहरियों को सीरिया जाने पर प्रोत्साहित यानी एनकरेज किया था। यह बिल्कुल एक हंसने का मुकाम है कि आप दूसरे का घर जला रहे थे, अब अपने ही उन शहरियों को जिनको हथियार लेकर के भेजा था, जिनके बहुत अपने अरबों डॉलर से मदद की थी, अब वो नाकाम हुए हैं तो उन्हें वापस लेना एक मुश्किल बना हुआ है। अतवान ने आगे लिखा है कि बस सिर्फ इमेजिन कीजिए यानी कल्पना कीजिए कि अगर सीरिया में बशार अल असद की सरकार गिर गई होती तो क्या होता। क्या यही टेररिस्ट उस वक्त वीर योद्धा यानी बहुत बड़े बहादुर बन जाते, उनको बहादुरी के इनाम दिए जाते? क्या उनकी सरकारें उन्हें हाथों हाथ ना लेती, यानी जिनको अब वापस मुल्क में लेने की भी वो तैयार नहीं है? क्या ये जीतने के बाद अगर आते बशार अल असद की हुकूमत गिराने की शक्ल में, तो क्या वो इनको वेलकम ना करते? अतवान का कहना है कि वेस्टर्न एजेंडा फेल हो गया, सीरियाई सरकार अपनी जगह मजबूती से बाकी रही, ईरानी, लेबनानी और रूसी साथियों से उसे फैसलाकुन मदद मिली, उससे इस खौफनाक साजिश को भी नाकाम बनाया और अपनी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा वापस ले लिया है। अब यही लड़ाके ख़तरनाक आतंकी बन गए हैं और उनके देश भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है। तुर्क सरकार जिसने इनका मुस्कुराकर स्वागत किया था, वेलकम किया था, यानी इन आतंकवादियों का, उन्हें अपनी ज़मीन से गुजरकर सीरिया जाने का रास्ता दिया था, अब उन्हें यूरोपीय देशों पर दबाव डालने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तुर्की उन्हें उनके देशों को लौटा रहा है, चाहे उनकी नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाकी हो या उनकी सरकारों ने उसे ख़त्म कर दिया हो। हमने तुर्क गृह मंत्री, ये अतवान कह रहे हैं कि हमने तुर्क गृह मंत्री जो यानी इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सुलेमान सोवेल का बयान सुना है कि उनका मुल्क दूसरे मुल्कों से आए दाइशी टेररिस्ट का होटल नहीं है। अतवान कहते हैं कि ज़रा सोचिए कि हालात किस तरह आज बदल गए। अब वो कह रहे हैं कि ये होटल नहीं है हमारा मुल्क, हम अपने यहाँ इनको नहीं रख सकते। मैं आपको याद दिला दूं कि जब तुर्की ने हाल ही में नॉर्थ सीरिया पर हमला किया था, उस वक्त ये बात कही थी कि हम इनको जो रेफ्यूजीज़ हैं सीरिया के, हम उनको सीरिया की उस ज़मीन में ले जाना चाहते हैं जो बफर जोन, जो 30 किलोमीटर चौड़ा, 200 किलोमीटर लंबा बनाने की बात कही थी, और ये दबाव दिया था कि अगर आप हमारी इसमें मदद नहीं करते और इसकी मुखालफत करते हैं तो इनको हम आपके मुल्कों में, यूरोप में धकेल देंगे, यानी उन सीरियन रेफ्यूजीज़ को। उधर दूसरी तरफ वो इस बात का भी दबाव डाल रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हैं, इनकी बीवियां, बच्चे, इनको आप अपने शहरियों को वापस लो, हम इनको यहाँ नहीं रख सकते। तुर्की कोई उनके लिए होटल नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। यूरोपीय देशों का जो रवैया है वो नस्ल भेदी है, यानी एथनिक बुनियाद पर है। अगर यही टेररिस्ट गोरे होते और मुसलमान ना होते तो हम कभी भी न सुनते कि यूरोपीय सरकारों ने उनकी और उनके बच्चों और बीवियों को स्वदेश वापसी पर रोक लगा दी है। चूंकि ये लोग गोरे नहीं हैं और मुसलमान हैं, इसलिए उनके लिए अब अपने मुल्क में भी कोई जगह नहीं है। ये अब्दुल बारी अतवान कह रहे हैं। अतवान ने आगे कहा है कि हम ब्रिटेन में रहते हैं, इस मुल्क के बहुत से यहूदियों ने जो वॉलंटियर होते हैं के तौर पर इजरायली सेना का हिस्सा बनने के बाद गजा पट्टी, साउथ लेबनान, सिनाई जो रेगिस्तान है और सीरिया में अरबों और फिलिस्तीनियों से जंग की और बाद में बड़ी इज्जत के साथ अपने मुल्क लौट आए। यानी वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि इन मुल्कों में जो जाकर के लड़े थे गोरे, वो उन्हें वापस आने दिया गया, लेकिन जो सीरिया और इराक में गए थे उन्हें इसलिए वापस नहीं लिया जा रहा कि वो गोरे नहीं हैं
और मुसलमान हैं। किसी ने भी उनकी नागरिकता खत्म करने की बात नहीं की थी। वो ये उनके बारे में कह रहे हैं जो गोरे इस मिडिल ईस्ट में लड़के गए थे। ब्लैक वाटर के सतह अन्य देशों में जाकर आतंकी हमले करने वालों की तादाद भी कम नहीं है। मामला आतंकवादियों यानी टेररिस्ट और उनके परिवारों से हमदर्दी जताने का नहीं है। अतवान ये कह रहे हैं, मामला यह है कि दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। हमारी ये बात शायद बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो सही है वो कहना चाहिए। ये अतवान लंदन में बैठ करके अपने ब्रिटिश और बाकी यूरोपीय मुल्कों की हुकूमतों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये उतने बड़े पैमाने के जर्नलिस्ट हैं कि वो किसी के साथ भी जो अन्याय होता है उसके बारे में वो जरूर बताते हैं। अब यह बात समझने की है कि अगर रूस, ईरान, हिजबुल्लाह सीरिया की फौज के साथ न लड़ते और इराक की मदद न करते तो दाइश के पैर जमे रहते और आज हालात बहुत अलग होते और सीरिया और इराक में दाइश अपनी मर्जी की सरकार चलाते, तेल स्मगल होता रहता और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बेटा उसी तरह से फ़ायदा उठाता रहता। जिस तरह से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि वो तेल टैंकरों में जाता था, स्मगल होता था। और अभी पिछले दिनों अमेरिका की भी हकीकत सामने आई है कि वो किस तरह से तेल चोरी कर रहा है नॉर्थ सीरिया से। अभी ये दुनिया की हकीकत इस तरह की है, ये समझने की बात है। जो लोग आतंकवाद की मदद करते हैं और ऊपर से उसके खिलाफ होने की बात कहते हैं, उनका असली चेहरा क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आप तक दुनिया की हकीकत सामने रखता रहे। अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब जो ब्रिटेन है, जो दूसरे मुल्क हैं यूरोप के, ख़ास तौर से वो भी अरब मुल्क जो फ्रेंड्स ऑफ सीरिया में शामिल थे, उनकी भी हालत क्या हो रही है ये अपने उनका एक तरह से एक्सपोज हो गए कि वो आतंकवादियों को कितना मदद करते थे और अब उनके शहरी आइडेंटिफाई हो गए। सीरिया ने भी आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बाकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं कि किस किस मुल्क के कितने कैदी उनके पास हैं। उससे उन्हें जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है। बशार अल असद की सरकार अपनी जगह है, वो नहीं गिर सकी और अब अमेरिका, यूरोप और अरब मुल्क ये बात अब नहीं कहते कि वो बशार अल असद की हुकूमत गिराना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।